100 की रात एक अंधेरे साहिल पर एक फौजी कमांडर अपने सिपाहियों के सामने खड़ा होता है और अपने पीछे मौजूद कश्तियों को आग लगाने का हुक्म देता है। पीछे समंदर जल रहा है, आगे एक अनजान सल्तनत फैली हुई है और वापसी का हर रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। ये कहानी है एक ऐसे जर्नैल की जिसने अपनी फतह के लिए पसपाई का ऑप्शन ही खत्म कर दिया और तारीख ने उसके नाम पर एक पहाड़ का नाम रख दिया। ये कहानी है तारिक बिन ज़ियाद की, स्पेन के फातेह की। इस मौजू की गहराइयों में जाने से पहले कश्फ टीवी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर तारीखी और दिलचस्प वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। 8वीं सदी ईस्वी का आगाज था। उमवियों की इस्लामी सल्तनत मशरिक में चीन की सरहदों तक फैल चुकी थी और मगरिब में शुमाली अफ्रीका के वसी सहराओं और पहाड़ों को उबूर कर चुकी थी। इस अजीम सल्तनत का एक अहम सुतून मूसा बिन नसीर था, जो शुमाली अफ्रीका यानी अफ्रीकिया का गवर्नर मुकर्रर हुआ था। मूसा बिन नसीर एक तजर्बाकार और दूरअंदेश मुंतजिम था, जिसने बर्बर कबाइल को इस्लाम की दावत दी और उन्हें अपनी फौज में शामिल किया। इन्हीं बर्बर जमजुओं में एक नौजवान था जिसका नाम तारिक बिन ज़ियाद था। इसकी असल नस्ल के बारे में तारीख दानों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं, लेकिन ये बात मुत्तफ़िक़ा है कि वो एक बहादुर और गैर मामूली सलाहियत रखने वाला इंसान था। मूसा बिन नसीर ने उसकी काबिलियत को पहचाना और उसे तंजा के इलाके का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इसी दौरान जबरल्टर के पार बहरा रूम के दूसरे किनारे पर एक और दुनिया मौजूद थी। आइबेरिया का जजीरा नुमा, जिसे आज हम स्पेन और पुर्तगाल कहते हैं, वज़गुत बादशाहत के ज़ेरे तसल्लुत था। यह बादशाहत कभी ताकतवर थी, लेकिन अब अंदरूनी खाना जंगियों, जानशीनी के तनाज़ात और समाजी अदम मुसावात का शिकार हो चुकी थी। बादशाह रोद्रिगो, जिसे तारीख में रॉड्रिक भी कहा जाता है, एक मुतनाज़े तरीके से तख्त पर बैठा था और बहुत से वज़गुत इमरा उसकी हुक्मरानी को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। कहा जाता है कि सियोता के हाकिम जूलियन नामी एक ईसाई अमीर ने ज़ाती रंजिश की बिना पर मूसा बिन नसीर से राब्ता किया और उसे आइबेरिया पर हमले की दावत दी। उसने वज़गुत सल्तनत की कमज़ोरियों और उसके दिफाई निज़ाम की तफसीलात फराहम की। मूसा बिन नसीर ने पहले एक छोटा जासूसी दस्ता भेजा, जिसकी क़यादत तरीफ बिन मालिक ने की। यह मुहिम कामयाब रही। इस इब्तिदाई कामयाबी ने मूसा बिन नसीर को हौसला दिया और उसने फैसला किया कि अब एक बड़ी फौजी मुहिम भेजी जाए। इस जिम्मेदारी के लिए उसने अपने काबिल तरीन जर्नैल तारिक बिन ज़ियाद को मुंतखब किया। सन 710 ईस्वी में तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में तकरीबन 7000 जंगजुओं पर मुश्तमिल एक फ़ौज बहरी जहाज़ों के ज़रिए बहरा रूम के तंग आबनाए को उबूर करके आइबेरिया के साहिल पर उतरी। ये वो लम्हा था जब तारीख ने करवट बदली। तारिक बिन ज़ियाद की फ़ौज एक ऐसे पहाड़ के दामन में उतरी जो आज भी उसके नाम से जाना जाता है, यानी जबल तारिक, जिसे मगरबी दुनिया जबरल्टर के नाम से पुकारती है। यहीं से वो रिवायत जन्म लेती है जो सदियों से सुनाई जाती रही है और जो क़यादत और अज़्म की सबसे ताकतवर मिसालों में शुमार होती है। रिवायत के मुताबिक जब तारिक बिन ज़ियाद की फ़ौज साहिल पर उतरी तो उसने हुक्म दिया कि इन कश्तियों को नज़र आतिश कर दिया जाए जो उन्हें अफ्रीका वापस ले जा सकती थी। सिपाही हैरान रह गए। खौफ और बेयकीनी उनके चेहरों पर नुमाया थी। कुछ ने सरगोशियों में पूछा कि अब वापसी कैसे होगी अगर मुहिम नाकाम हो गई तो। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फ़ौज के सामने खड़े होकर एक ऐसी तकरीर की जो आज भी तारीख की किताबों में महफूज है। उसने कहा कि ए लोगो, तुम्हारे पीछे समंदर है और आगे दुश्मन, और तुम्हारे पास फरार का कोई रास्ता नहीं सिवाय सदाकत और सब्र के। उसने याद दिलाया कि कामयाबी सिर्फ अज़्म और यकजहती से मुमकिन है। दूसरी तरफ बादशाह रोद्रिगो को जैसे ही उस हमले की खबर मिली, वो अपनी शुमाली मुहिम्मात छोड़कर फौरी तौर पर जुनूब की तरफ रवाना हुआ। उसने एक बहुत बड़ी फौज जमा की, जिसकी तादाद के बारे में मुख्तलिफ तारीखी रिवायात मुख्तलिफ आदाद बताती हैं, लेकिन ये तय है कि वज़गुत फौज तारिक बिन ज़ियाद की फौज से कई गुना ज्यादा थी। इस दौरान मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद की मदद के लिए मजीद कुमक भेजी, जिससे उसकी फौज की तादाद बढ़कर तकरीबन 12,000 हो गई। जुलाई 711 ईस्वी में दोनों फौजें वादी बर्बाद के मकाम पर आमने सामने हुईं, जिसे आज हम
ग्वाडालीते की जंग के नाम से जानते हैं। ये जंग कई दिनों तक जारी रही और तारीख की सबसे फैसलाकुन जंगों में शुमार होती है। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी महदूद तादाद के बावजूद गैर मामूली हिकमत अमली और बहादुरी का मुजाहरा किया। रिवायात बताती हैं कि वज़गुत फौज के कुछ दलों ने बादशाह रोद्रिगो की हुक्मरानी से नाराज होकर ऐन जंग के दौरान मैदान छोड़ दिया या मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हो गए। यह अंदरूनी फूट वज़गुत सल्तनत की वो कमज़ोरी थी जिसने तारिक बिन ज़ियाद की फतह की राह हमवार की। जंग के इख्तिताम पर बादशाह रोद्रिगो मैदान जंग से गायब हो गया और उसकी लाश कभी हतमी तौर पर शनाख्त न हो सकी। कुछ रिवायात कहती हैं कि वो दरिया में डूब गया, कुछ कहती हैं कि वो फरार होकर कहीं छुनप गया। ग्वाडालीते की जंग में फतह के बाद तारिक बिन ज़ियाद के लिए रास्ता खुल चुका था। उसने अपनी फौज को कई दस्तों में तकसीम किया और तेजी से आइबेरिया के अंदरूनी इलाकों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। इसकी हिकमत अमली ये थी कि फतह के बाद फौरी तौर पर आगे बढ़ा जाए ताकि दुश्मन को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका न मिले। उसने एकोरा, मालगा और दीगर अहम शहरों की तरफ अपने कमांडर रवाना किए। सबसे अहम हदफ वज़गुत सल्तनत का दारुल हुकूमत टोलीडो था। तारिक बिन ज़ियाद ने खुद इस शहर की तरफ पेशकदमी की। जब उसकी फौज टोलीडो के करीब पहुंची तो शहर के दिफा के लिए कोई मुनज़्ज़म मुज़ाहिमत बाकी नहीं बची थी। शहर के इमरा और मजहबी पेशवा, जिन्होंने पहले ही रोद्रिगो की हुक्मरानी के खिलाफ नाराजगी महसूस की थी, बगैर किसी बड़ी जंग के हथियार डाल दिए। टोलीडो का सुकूत वज़गुत बादशाहत के खात्मे की अलामत बन गया, जो तकरीबन 300 साल से आइबेरिया पर हुक्मरानी कर रही थी। तारिक बिन ज़ियाद की फुतूहात की खबरें जब दमिश्क में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक तक पहुंचे तो पूरी इस्लामी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। एक ऐसी सरजमीन जिसे यूरोप का किनारा समझा जाता था, अब इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन रही थी। लेकिन इस अजीम कामयाबी के साथ एक इंसानी कहानी भी जड़ी थी जो रकाबत और ताकत की सियासत की अक्कासी करती है। जब मूसा बिन नसीर को तारिक बिन ज़ियाद की बेमिसाल कामयाबियों की खबर मिली तो कहा जाता है कि वो खुद भी एक बड़ी फौज लेकर आइबेरिया पहुंचा, शायद इस खदशे के तहत कि तारिक बिन ज़ियाद की शोहरत उसके अपने मन से बढ़ न जाए। कुछ रिवायात के मुताबिक दोनों के दरमियान कुछ कशीदगी भी पैदा हुई और मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद को उसकी कुछ फुतूहात के हवाले से सरजनिश भी की। इसके बावजूद मूसा बिन नसीर ने अपनी फौज के साथ मजीद इलाकों की तरफ पेशकदमी जारी रखी और सरकिस्ता और दीगर शुमाली इलाकों को भी फतह किया। अगले 2 बरसों में मुसलमान अफवाज ने तकरीबन पूरे आइबेरिया के जजीरा नुमा पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया। सिर्फ शुमाल के कुछ पहाड़ी इलाके जैसे अस्तूरियास मुकम्मल फतह से बच सके, जहां बाद में मसीही मुजाहिमती तहरीकें जन्म लेंगी। लेकिन उस वक्त तक तारिक बिन ज़ियाद का नाम पूरी इस्लामी दुनिया में एक ऐसे जर्नैल के तौर पर मशहूर हो चुका था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर दोनों को बाद में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने दमिश्क तलब कर लिया। कहा जाता है कि खलीफा अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में था और अपने दारुल हुकूमत में उस अजीम फतह की तफसीलात खुद सुनना चाहता था। ये दोनों जर्नैल, जिन्होंने यूरोप के एक बड़े हिस्से को फतह किया था, अपने साथ बेपनाह माल गनीमत, कीमती जेवरात और शाही खजाने लेकर दमिश्क पहुंचे। रिवायात में मशहूर है कि उनके साथ लाए गए खजानों में बादशाह सुलेमान की वो मशहूर मेज़ भी शामिल थी, जिसे हुस्पानवी रिवायात में इंतहाई कीमती और अफसानवी हैसियत हासिल थी। इसके बाद तारिक बिन ज़ियाद की ज़िंदगी के बारे में तारीखी रिकॉर्ड खामोश हो जाता है। कुछ रिवायात कहती हैं कि वो दमिश्क में ही मुकीम रहा, जबकि कुछ का कहना है कि वो वापस आइबेरिया लूट गया। इसकी वफ़ात की तारीख और मकाम के बारे में मुअर्रिखीन में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि इसके नाम से मंसूब पहाड़ जबल तारिक आज भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद है और इसकी फतह की याद को हमेशा के लिए जिंदा रखे हुए है। तारिक बिन ज़ियाद की इस फतह ने आइबेरिया के जजीरा नुमा में एक नए दौर की बुनियाद रखी, जिसे तारीख में अल अंदलुस कहा जाता है। ये दौर इस्लामी तहजीब की तारीख के सबसे ताबनाक अदवार में शुमार होता है। कुर्तबा, जो अल अंदलुस का दारुल हुकूमत बना, उस वक्त यूरोप का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर बन गया। इस शहर में इल्म व हुनर, फलसफा
तिब, फल्कियात और फन तामीर के ऐसे मराकिज़ कायम हुए जिनकी रोशनी सदियों तक पूरे यूरोप को मुनव्वर करती रही। मुसलमान, ईसाई और यहूदी उलमा ने मिलकर इल्म के वो खजाने तख्लीक किए जो बाद में यूरोपी निशात सानिया की बुनियाद बने। कुर्तबा की अजीमुशान मस्जिद, जिसे आज मेज़कीता के नाम से जाना जाता है, इसी दौर की यादगार है। इसके सुतून, इसकी मेहराबें और इसका फन तामीर आज भी दुनिया भर के सयाहों को हैरान करता है। अलहमरा का महल, गरनाता के बागात और अंदलुस के शायरों और फलसफियों का काम सब इसी एक लम्हे की पैदावार है जब एक बर्बर जर्नैल ने अपनी कश्तियां जलाकर एक नई दुनिया की बुनियाद रखी थी। ये दौर तकरीबन 8 सदियों तक कायम रहा, अगरचे वक्त के साथ मुसलमानों की हुक्मरानी सुकड़ती चली गई और बिल आखिर 1502 ईस्वी में गरनाता के सुऊद के साथ इसका बाकायदा खात्मा हो गया। लेकिन इसकी मीरास आज भी स्पेन और पुर्तगाल के फन तामीर, जुबान, मूसीकी और सकाफत में जिंदा है। हिस्पानवी जबान के सैकड़ों अल्फाज आज भी अरबी से माखूज हैं और अंदलुस का फन तामीर आज भी दुनिया भर के मेमारों को मुतासिर करता है। तारिक बिन ज़ियाद की कहानी महज एक फौजी फतह की कहानी नहीं, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने पीछे तमाम रास्ते बंद करके अपनी कौम को एक नामुमकिन मकसद के लिए आगे बढ़ाया। ये अज़्म, हिकमत अमली और ईमान की वो डेफिनीशन है जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज भी जब कोई शख्स जबल तारिक की चट्टानों को देखता है तो उसे वो लम्हा याद आता है जब एक छोटी सी फौज ने एक बहुत बड़ी सल्तनत के मुकद्दर को बदल डाला था। तारीख हमें सिखाती है कि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी फतहें उन्हीं लम्हों में हिमसेल्फ होती हैं जब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता और इंसान के पास सिर्फ आगे बढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं होता। तारिक बिन ज़ियाद का नाम आज भी हिम्मत, अज़्म और नाकाबिल तस्खीर इरादे की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। अगर आपको ये साइकियाट्रिक वीडियो पसंद आई तो कश्फ टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी तारीखी, मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें।